कक्षा 10 प्रश्नावली 5.3 प्रश्न संख्या 18। इसमें लिखा है केंद्र ए से आरंभ करते हुए। इस प्रश्न को समझने के लिए आपको जो आपकी पाठ्य पुस्तक में चित्र दिया गया है उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। चित्र मैंने नहीं बनाया है, आप की जो पाठ्य पुस्तक है उसमें देख सकते हैं। आकृति 5.4 है। चित्र को देखते हुए ही आप इस प्रश्न को ज़्यादा बेटर समझ पाएंगे। केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए, बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए, बिंदु ए और बिंदु बी हैं जिनको आपने केंद्र के तौर पर लेना है। एक बार ए को केंद्र लेना है, दूसरी बार बी को, फिर ए को केंद्र लेना है, इसके बाद फिर से बी को केंद्र लेना है। त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर, 1.0 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2.2 सेंटीमीटर। तो एक बार ए को केंद्र मानते हुए और 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या लेते हुए एक अर्धवृत्त की रचना करनी है। अर्धवृत्त मतलब वृत्त का आधा, अर्ध आधा, वृत्त मीन्स वृत्त, अर्धवृत्त वृत्त का आधा जो है। दूसरी बार आपने 1.0 सेंटीमीटर त्रिज्या को लेना है, बी को केंद्र मानना है और एक अर्धवृत्त बनाया गया है। इसके बाद 1.5 सेंटीमीटर त्रिज्या ली गई है, फिर से ए को केंद्र माना गया है और एक अर्धवृत्त की रचना की गई है। वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है। इस तरीके से 1 बाय 1 एक एक अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल आकृति बन गई, जैसा कि आकृति 5.4 में दर्शाया गया है, दिखाया गया है। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या है। इस तरीके से 13 अर्धवृत्त बनाए गए हैं और 13 अर्धवृत्त बनाने से एक आकृति बन गई है और वो कह रहा है इस आकृति की कुल लंबाई बताइए क्या है। प्रश्न की शुरुआत करने से पहले आपको कुछ बातें रफ वर्क में समझना बहुत जरूरी है आपके लिए। वृत्त, ये एक वृत्त की आकृति हो गई, वृत्त है। वृत्त पर कहीं पर भी आप एक कट लगा सकते हैं, निशान लगा सकते हैं। अगर आप इस स्थान से चलना शुरू करते हैं और वापस इसी स्थान पर पहुंच जाते हैं, या फिर आप यहाँ से चलना शुरू करते हैं और चलते चलते आप वापस इसी स्थान पर, इसी बिंदु पर पहुंच जाते हैं, तो इसका मतलब है आपने एक सर्कल पूरा कर लिया, एक घेरा पूरा कर लिया, या कह सकते हैं कि आपने वृत्त की परिधि को पूरा कर लिया। ये वृत्त की परिधि है। जहां से आप चलते हैं और चलते चलते वहीं पहुंच जाते हैं, वो क्या है? वृत्त की परिधि, वृत्त का घेरा। मैंने लिखा है परिधि बराबर है 2 पाई आर। इसका मतलब है 2 पाई आर जो है वो परिधि का सूत्र है। परिधि का सूत्र क्या है? 2 पाई आर। हमारे प्रश्न में वृत्त की बात नहीं हुई है, इस प्रश्न में अर्धवृत्त की बात हुई है, आधे वृत्त की। फिर से मैंने लिखा है अर्धवृत्त, आधा वृत्त। तो क्या जो अर्धवृत्त है, क्या उसकी भी परिधि हो सकती है? क्या उसका भी कोई घेरा हो सकता है? उसकी परिधि के लिए सूत्र है 2 पाई आर बटे 2। ऐसा क्यों किया गया? वृत्त की परिधि का जो सूत्र है वो है 2 पाई आर, क्योंकि ये वृत्त ही आधा है, इसीलिए इसका नाम अर्धवृत्त है। इसलिए इसकी परिधि को भी आधा कर दिया गया, और आधा करने के लिए किससे भाग करते हैं? 2 से। इसीलिए मैंने वृत्त की परिधि के सूत्र को किससे भाग कर दिया? 2 से। और ये मुझे मिल गया अर्धवृत्त की परिधि का सूत्र। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 से 2 कट गया और बचता है पाई आर या 1 पाई आर। तो वृत्त की परिधि का सूत्र है 2 पाई आर और अर्धवृत्त की परिधि का सूत्र है पाई आर। पहला अर्धवृत्त, इसकी त्रिज्या, सबसे पहले त्रिज्या R1। R1 का मतलब त्रिज्या नंबर 1, क्योंकि पहला अर्धवृत्त है इसलिए इसकी त्रिज्या को भी नंबर 1 दे दिया गया है। 0.5 सेंटीमीटर। अर्धवृत्त की लंबाई, ये एक तरह से अर्धवृत्त की परिधि ही है, लेकिन आपके प्रश्न में लिखा गया है, आप जहां पर आकृति 5.4 है उसके नीचे लिखा गया है संकेत क्रमशः केंद्रों ए बी वाले अर्धवृत्तों की लंबाइयां L1, L2, L3, L4 हैं। तो वो जो अर्धवृत्त की परिधि है उसे अर्धवृत्त की लंबाई बोल रहा है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या मेंशन कर दिया? लंबाई लिखा है, ना कि परिधि लिखा है। अर्धवृत्त की लंबाई बराबर है पाई R1, पाई गुणा त्रिज्या नंबर 1। पाई मतलब पाई और त्रिज्या नंबर 1 का मान है 0.5 सेंटीमीटर।
0.5 को और पाई को आपस में गुणा किया, 0.5 को शुरू में लिखा गया है और पाई को बाद में। आप चाहें तो पाई 0.5 भी लिख सकते हो, ज़्यादा बेटर है कि आप 0.5 पहले और पाई को बाद में लिखें। इसी तरह से बिल्कुल डिट्टो सेम इसी तरह से दूसरा अर्धवृत्त है, क्योंकि ये दूसरा अर्धवृत्त है इसलिए इसकी त्रिज्या को भी दूसरा नंबर दिया गया है r2, त्रिज्या नंबर 2, और दूसरी त्रिज्या जो है इस प्रश्न में वो है 1.0 सेंटीमीटर। फिर वही फॉर्मूला, अर्धवृत्त की लंबाई पाई गुणा त्रिज्या नंबर 2, पाई मतलब पाई और त्रिज्या नंबर 2 का मान है 1.0, इसको आपस में गुणा किया तो 1.0 पाई, यानी कि 1.0 को शुरू में और पाई को बाद में लिखा गया। तीसरा अर्धवृत्त वही है, उसी तरह से त्रिज्या नंबर 3 है, r3 त्रिज्या नंबर 3 बराबर है 1.5 सेंटीमीटर। अर्धवृत्त की लंबाई बराबर है पाई त्रिज्या नंबर 3 की शक्ति, सॉरी त्रिज्या नंबर 3, पाई त्रिज्या नंबर 3 है ये, पाई त्रिज्या नंबर 3 का जो मान है वो है 1.5, और अगर आप इनको मल्टीप्लाई करते हो, गुणा करते हो, तो ये बनता है 1.5 पाई। अब पहले अर्धवृत्त की लंबाई के आधार पर, दूसरे अर्धवृत्त की लंबाई के आधार पर और तीसरे अर्धवृत्त की लंबाई के आधार पर हम एक एपी तैयार कर सकते हैं। इसमें हमने पहले अर्धवृत्त की लंबाई को लिया है, दूसरे अर्धवृत्त की लंबाई को लिया है और तीसरे अर्धवृत्त की लंबाई को लिया है। कि इनकी लंबाई को क्यों लिया? क्योंकि उसने कहा कि इन अर्धवृत्तों से जो सर्पिल आकृति बनी है उसकी लंबाई कितनी है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम सभी अर्धवृत्तों की लंबाइयों को जोड़ दें, 13 के 13 जो अर्धवृत्त हैं, अगर उनकी लंबाइयों को जोड़ दें तो इन अर्धवृत्तों की वजह से जो सर्पिल बना है उसकी लंबाई अपने आप ही हमें प्राप्त हो जाएगी। इसलिए हमने एपी बनाते समय पहले अर्धवृत्त की लंबाई को लिया है, दूसरे अर्धवृत्त की लंबाई को लिया है और तीसरे अर्धवृत्त की लंबाई को लिया है। ए पहला टर्म है, पहला पद है 0.5 पाई, पहला टर्म है 0.5 पाई। इसके बाद है डी सार्वांतर a2 माइनस a1, दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद है 1.0 पाई और पहला पद है 0.5 पाई। 1.0 में से 0.5 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 0.5 पाई आएगा। 1.0 पाई में से आपको क्या माइनस करना है? 0.5 पाई को माइनस करना है और आपको मिलेगा 0.5 पाई। एन जो कुल अर्धवृत्त हैं उनकी संख्या कितनी है? 13। अब हम एस एन निकाल रहे हैं। एस 13 का मतलब क्या है कि जो 13 अर्धवृत्त हैं उनकी लंबाइयों का योग, और ऐसा करने से ही हमें क्या मिलेगा सर्पिल की कुल लंबाई कितनी है हमें वो पता चलेगी। एस 13 एस एन का फॉर्मूला n/2 2a जमा n माइनस 1d ब्रैकेट क्लोज, n के स्थान पर 13, n का मान है 13 बटे में आ गया 2 बड़ी ब्रैकेट शुरू 2, a का मान क्या है? 0.5 पाई, 0.5 पाई प्लस n का मान फिर से वही है 13 माइनस 1 और d का मान क्या है? d का मान आपने निकाला है 0.5 पाई। आगे है 13.2 0.5 पाई प्लस जमा 13 में से 1 गया 12 0.5 पाई 13/2। अब अगर आप 2 को 0.5 से गुणा करते हैं, 2 पंजे 10, क्योंकि गुणा में एक अंक के बाद दशमलव है इसलिए जो परिणाम आया गुणनफल आया उसमें भी एक अंक के बाद दशमलव 1.0 पाई। 12 को अगर आप 0.5 से मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं, तब आपके पास आता है 12 पंजे 60, क्योंकि गुणा में जो एक अंक है उसमें एक अंक के बाद दशमलव है इसलिए जो परिणाम होगा गुणनफल होगा उसमें भी एक अंक के बाद दशमलव आप लगाएंगे। तो 12 पंजे 60, एक अंक के बाद पॉइंट लगाया तो ये बन गया 6.0 पाई। 13/2 1.0 पाई जमा 6.0 पाई। अब 1.0 पाई और 6.0 पाई को अगर आप जोड़ते हैं तो 6 और 1 7, 7.0 पाई। 13/2 गुणा 7.0 पाई, 13/2 गुणा 7.0 का मतलब है 7। जैसे मैं कहता हूँ 5.0 5, 12.0 12, तो इसी तरह से 7.0 का मतलब है सिर्फ और सिर्फ 7 गुणा पाई। आपके प्रश्न में लिखा हुआ है पाई बराबर 22/7 लीजिए। पाई का जो मान है, दो मान है ना पाई के, एक दशमलव में और एक भिन्न रूप में, तो ये भिन्न वाला हमने मान लेना है। पाई का मान है 22/7, 13/2 गुणा 7 गुणा पाई का मान 22/7, 7 एकम 7 7 एकम 7, 2 एकम 2 2 एकम 2 2 एकम 2। 13 को 11 से गुणा करना है, 13 को 11 से गुणा करेंगे 13 एकम 13 हसीला 1, 13 एकम 13 और 1 14, 143। तो ये 143 मान आया है। 13 जो अर्धवृत्त हैं, 13 अर्धवृत्तों को मिलाने से जो लंबाई बनती है वो
क्योंकि 13 अर्धवृत्तों की वजह से ही सर्पिल बना है। इस तरह से आप कह सकते हैं। जो प्रश्न में लिखा है उसको देखिए क्या है। लास्ट में स्टेटमेंट है 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या है, यही लिखेंगे आप। क्या है नहीं लिखेंगे आप, लास्ट में स्टेटमेंट लिखेंगे 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई, फिर बराबर का निशान, बराबर का साइन, बराबर का चिन्ह, और उसके बाद आप लिखेंगे 143 सेंटीमीटर।